गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे 2 या 2 से अधिक नंबर का लगभग हर साल कुछ ना कुछ आता है। तो इससे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो ये टॉपिक आएगा या इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे हम आगे देखेंगे। तो कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आता है, ठीक है, कम से कम 2 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं ये कूलाम का। देखो जो कूलाम है ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, और इन्होंने हमको ये बताया कि अगर हमारे पास 2 ये आवेश हों, एक आवेश Q1 हो और दूसरा आवेश कोई Q2 हो और दोनों आवेशों अगर कोई रेखा मिला रही हो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर r है तो दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। और बल कैसे लगाते हैं, तो कूलाम ने ये बताया कि जो बल F है वो आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात ये आती है इन्होंने ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला। तो देखिए आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा, वहाँ पर भी ये है m1 m2 बटे r स्क्वायर। और उसमें क्या था कि न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास 2 द्रव्यमान हैं और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी अगर स्मॉल r है, ठीक है, तो उनके बीच बल लगता है, ठीक, उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब बात ये आती है वहाँ पर इन्होंने द्रव्यमान लिया था तो यहाँ पे द्रव्यमान आया, और कूलाम ने क्या किया, यहाँ पे आवेशों को ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका आवेश आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कूलाम के नियम की। ठीक है, तो हम यहाँ से यानी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि जो बल F होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे होगा, अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, यहाँ पे आप स्थिर बिंदु आवेश कर लीजिए क्योंकि आवेश यहाँ पे कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस नियमानुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा, बल सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है,
तो इसमें ये कहा गया है कि स्थिर बिंदु आवेश की बात कही गई है, ठीक है। तो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो दोनों आवेश हैं ये कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ये गति नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो देखिए यहाँ से हमने ये पिछले क्लास में देखा है या पढ़ा है हमने कि जो आवेश आपका होता है दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो अगर आपका आवेश प्लस और प्लस का है या माइनस माइनस का है तो हमेशा लगता है प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो क्या लगता है आपका, आकर्षण लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो अगर हमारे दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर दोनों आवेश हमारे कैसे हैं, माइनस माइनस के हैं तो क्या लगेगा, आपका आकर्षण लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो, अगर ये मान लो प्लस का है, ये आपका माइनस का है तो क्या लगेगा, आपका आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अगर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, या ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है तो आपका क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। यानी प्लस और माइनस हमको ये बता देगा कि बल का नेचर कैसा होगा, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। फिर यहाँ पे हम देखो, हमने चीज़ और लिखी, यहाँ पे हमने लिखा है मात्राओं। मात्राओं का मतलब है कि फॉर्मूले में जो हम आवेश की वैल्यू लिखेंगे वो हम कभी भी चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे। यानी जो आवेश की हम वैल्यू लिखेंगे, प्लस का आवेश होगा तब भी प्लस का लिखेंगे, माइनस का आवेश होगा तब भी हम कैसा लिखेंगे, माइनस का, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो गया, मात्राओं से हो गया। यानी आवेश की जो भी हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में खुद सॉल्व करने के लिए वो हमेशा कैसी लेंगे, प्लस की लेंगे, कभी भी माइनस की नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब इसका भी मतलब थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे अनुदिश का क्या मतलब है। देखिए, एक आवेश आपका ये रखा है, एक आवेश आपका ये रखा है, तो दोनों आवेशों को यही रेखा तो मिलाएगी। तो देखो, अगर दोनों आवेशों को यही रेखा मिलाएगी तो ये जो प्लस का आवेश यानी जो Q1 आवेश आपका है ये किस पर बल लगाएगा, Q2 पर, और Q2 आवेश किस पर बल लगाएगा, Q1 पर। यानी दोनों आवेश क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर बल। तो हम कह सकते हैं कि बल की जो इस Q1 की इस जो Q1 आवेश है, अगर ये इस Q2 पर बल लगाएगा तो बल की दिशा जो होगी वो Q1 से कहाँ होगी, Q2 की ओर होगी। और जैसे Q2 आवेश है, अगर Q1 पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, Q2 से कहाँ होगी, Q1 की ओर। तो हम कह सकते हैं अपनी बात अपनी भाषा में यहाँ पे अनुदिश को की ओर। क्या होता है, अनुदिश का मतलब की ओर, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हमारा आएगा, तो वो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, स्मॉल के मान लिया, और यहाँ हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर स्मॉल के, यहाँ पे आपका क्या है, कैपिटल के। तब आपका क्या बनेगा फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन गया। चूंकि बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो K है, तो देखिए यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और K क्या है, यहाँ लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। क्या है हमारा, एक नियतांक है जिसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं,
वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए जैसे F हमारा, ऐसे पढ़ते क्या हम F पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर F हमारा है क्या, बल है। क्या है, बल है। ऐसे ही ये जो लिखा है हमारा, ये इसे हम पढ़ते क्या हैं, इसे पढ़ते हम एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या पढ़ेंगे हम, अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिखे दे रहे, चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, या हम कह सकते हैं इसे एप्सिलॉन जीरो। आपकी जो इच्छा वो पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम इसे एफ पढ़ते हैं, होता हमारा बल है, ठीक वैसे इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये होता क्या है, वायु या निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता। तथा जो कैपिटल के है इसे हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है दोनों आवेशों के बीच वायु हो, ठीक है, हो सकता है दोनों आवेशों के बीच जल भरा हो सकता है कि दोनों आवेश धातुओं के बीच में रखे हों। तो देखिए पहले वायु थी, फिर जल हुआ, फिर हमने धातुएं बोला, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो बदल रहा है। पहले वायु थी, फिर देखो हमारा क्या हो गया है, फिर हमारा जल हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, धातुएं हो गई, यानी माध्यम बदल रहा है। तो माध्यम बदल रहा है, तो ये जो के है ये माध्यम को ही बताता है कि दोनों आवेशों के बीच क्या है हमारा, ठीक है, माध्यम कौन सा है। इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमको बताती है कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इतना हो गया। और देखिए इस पूरे की वैल्यू, यानी अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पर लिख दें हम पहले, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। अगर दोनों आवेशों के बीच वायु हो या निर्वात हो तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तब हमारा क्या बन जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा बन गया फार्मूला, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा इसको और समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से K की वैल्यू 1 है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे तो वायु होगा, ये आपका क्या होगा, निर्वात। ऐसे ही जल के लिए अगर हम बात करें, अगर जल है तो उसके लिए K की वैल्यू 81 होती है। अगर हम धातुओं के लिए बात करें, धातुओं के लिए तो K की वैल्यू कितनी होती है हमारी, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत, ठीक है। तो जब F की वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² आ गई, ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है, इस पूरे की, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो देखते हैं क्या होती है इसकी वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ठीक वैसे ही इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसका एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर में जो बहुत आता है, कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार आ जाता है, उसको हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका लिखा है इसका सदिश रूप क्या है, सदिश रूप यानी कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप, इसको हम देखेंगे। तो देखिए ये तो कूलम का नियम है आपका, तो लिखना कितना सिंपल है इसको, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²।
ये तो हमको पता है कूलाम। अब हमें लिखना क्या है, सदिश रूप। तो सदिश रूप का मतलब है जो राशि सदिश होगी उस पर हम वेक्टर लगा देंगे और जो राशि सदिश नहीं उस पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि एक होता है आपका एकांक सदिश, ये आपने 11th में पढ़ा है। एकांक सदिश, जिस सदिश का परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो यानी अगर ये एकांक सदिश है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर बेटा अभी एक लिख दिया। एक का मतलब एक का इसमें अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो संख्या तो हमारी वही रहेगी। अब हमने क्या किया, देखो ये राशि सदिश है, चूंकि बल है तो राशि सदिश है तो वेक्टर लगा सकते हैं। ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया 1/4πε0। Q1 Q2 हमारे बिंदु आवेश है और आवेश आपकी अदिश राशि होती है तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। यहाँ पर वेक्टर हम नहीं लगा सकते क्योंकि राशि कैसी है, आपकी अदिश है। आर क्या है, दूरी है दोनों आवेशों की, तो ये भी कैसी राशि आपकी अदिश है तो इस पर भी हम वेक्टर नहीं लगा सकते। अब ये 1 है और 1 को अगर हम सदिश के बारे में बात करना चाहें तो 1 किसकी वैल्यू होती है, एकांक सदिश की, ठीक है। तो एकांक सदिश के तो आर दूरी है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर कैफ। तो ये आपका बन गया क्या, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में अलग से पूछ लेते हैं कभी कभार कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि कूलाम के नियम के सदिश रूप को निरूपित कीजिए, समझाइए, ठीक है। तो उसे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल इसकी बात हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।